हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बायोलॉजी क्लास 12th। आप लोगों का बेटा नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है दैट इज़ ऑफ बायोलॉजी, और उसके लिए हम लोग चैप्टर वाइज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करने वाले हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करने का मतलब है कि हर लाइन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछ रखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ में उसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। आप ये 40-45 मिनट्स की वीडियो जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपका कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो चुका होगा, अगर आप साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे और एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप उसको रिवाइज करके जाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये डायग्राम है फ्लावर का। क्लास 12th में फ्लावर का डायग्राम ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट आपको बेसिक फ्लावर के पार्ट्स पता होने चाहिए, जैसे एंथर है, फिलामेंट हैं, सेपल हैं, पेटल हैं। असेसरी पार्ट कौन से हैं, नेसेसरी पार्ट कौन से हैं, आपको पता होने चाहिए। असेसरी पार्ट्स होते हैं सेपल, पेटल, कलर इम्पोज करते हैं, ग्रीन पार्ट होता है सेपल, और नेसेसरी पार्ट्स होते हैं एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद बेटा पैराग्राफ दे रखा वही रिकैप्चुलेशन के लिए कि आप रिकॉल करके देखो कि आपको फ्लावर के कुछ पार्ट्स के बारे में पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? द आंसर इज मेल पार्ट दैट इज एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट दैट इज गाइनोशियम। अगर कहीं पे स्टेमन और कार्पल लिखा हुआ मिले तो भी एक ही बात है। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर बेटा यहाँ पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो लिख रखा बेटा। एंड्रो वर्ड कहीं पे भी यूज होगा बायो के अंदर दैट मीन्स मेल, और गाइनी वर्ड कहीं पे भी यूज होता है दैट मीन्स फीमेल। एंड्रोशियम और स्टेमन एक ही बात है, गाइनोशियम और कार्पल पिस्टिल एक ही बात है। तो आपको मेल और फीमेल पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए फ्लावर के। इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आगे एनसीईआरटी में दे रखी है, बट इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको इतना पता होना चाहिए कि मेल पार्ट स्टेमन है और फीमेल पार्ट पिस्टिल या फिर कार्पल है। इसके बाद बेटा एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें एंथर को बाइलोब्ड दिखा रखा है। अभी आपको समझ में आना चाहिए बाइलोब्ड का मतलब क्या है बेटा। यहाँ पे अगर आप बी डायग्राम देख रहे हो तो आपको यहाँ पे दो हिस्से दिख रहे हैं बेटा, बड़े बड़े दो लोब दिख रहे हैं। एंथर इज बाइलोब्ड, और बाइलोब्ड के साथ है डाइथिकस, उस पर अभी हम आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट करेंगे। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है बेटा, जो एंड्रोशियम है मेल पार्ट, उसके दो सब पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। तो फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल होता है पास वाला एंड, वो किससे अटैच है? थैलेमस से, बेस से अटैच है। ये असर्शन रीजनिंग में आता है। जो मैं बात कर रहा था एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, उसके अंदर बेटा आपको लिखने हैं कि एक एंथर के अंदर दो लोब होते हैं। पूरी लाइन आप रीड करेंगे। द बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन, और हर लोब के अंदर बेटा दो थिक्का प्रेजेंट होते हैं। बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। अब तुम्हें लगेगा बाइलोब्ड है तो टेट्राथिकस होना चाहिए बेटा, पर लोब में तो दो ही थिक्का हुए, तो दैट्स व्हाई एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। लिख लेना बेटा, कंफर्म क्वेश्चन ये एग्जाम में आया भी हुआ और आ भी सकता है। इसके बाद बेटा जो बीच में सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके बना लेता है पोलन सैक। देखो बेटा एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है, एंथर के अंदर है माइक्रोस्पोरेंजिया, चार हैं। वो माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके क्या बनाते हैं? पोलन सैक, और इस पोलन सैक के अंदर डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन। लोअर क्लासेस में आपने ये पढ़ा, सिंपल सा फंडा। एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन। अभी आप पढ़ रहे हो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाके बनाएंगे पोलन सैक, पोलन सैक के अंदर होंगे पोलन ग्रेन। क्लियर? अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बेटा, इसकी चार लेयर्स आपको याद रखनी है, नोट करेंगे नोटबुक में। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम। आई रिपीट, बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर एंड देन टेपेटम। और टेपेटम के अंदर बेटा एक टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड अ स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो बाहर से अंदर की तरफ अगर हम आएंगे तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम, बीच में स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है, इनके फंक्शंस तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट यहां पे लिख रखा है सेल ऑफ टेपेटम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ये नोट कर लेना कॉपी में कि आपके पास जो टेपेटम के सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो सकता है। और ये कैसे हो सकता है बेटा न्यूक्लियस? कई बार सेल डिवीजन ना होके सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो जाए। इफ न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट अकम्पेन्ड बाय द सेल डिवीजन, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया पर सेल डिवाइड हो ही नहीं पाया, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कोई भी सेल बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है। लास्ट
पैराग्राफ में बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। और एक टेट्राड बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो टेट्राड होगा उसके एक एक सेल की जो प्लोइडी होगी वो एन होगी, मतलब हैप्लोइड होंगे ये चारों के चारों, एन 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 एंड एन, और कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 4n। तो लास्ट लाइन में जो आपसे प्लोइडी लेवल पूछ रखी है टेट्राड की वो 4n होगी। अगर इंडिविजुअल सेल की पूछे टेट्राड में तो वो n होगी, एन 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 मिलके बनाएंगे 4n। नेक्स्ट ये डायग्राम बेटा जिस फिगर की मैं बात कर रहा था, एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर है, प्रोटेक्शन इसका काम है। एंडोथीशियम और मिडल लेयर अंदर वाली लेयर्स है, इनका काम होता है डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है बर्स्टिंग ऑफ एंथर, जब एंथर में से पोलन ग्रेन निकलने उसको ब्रस्ट कराएगा। टैपेटम बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नर्चरिंग का काम है इसका, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को खाना प्रोवाइड करना इसका काम है। और स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर जो डिवीजन होती है बेटा, मियोटिक डिवीजन होगी, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन डेवलप होने वाले हैं। ऑलवेज रिमेंबर स्पोरोजीनियस टिश्यू 2n होते हैं और पोलन ग्रेन जो बनेंगे वो n होंगे। डेफिनेशन नोट कर लेंगे बेटा कॉपी में, एक नंबर में डेफिनेशन या डिफरेंस आ सकता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल कह लो थ्रू मियोसिस, ये लिखना जरूरी है बेटा, मियोसिस होगी तभी क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे। तो जैसे मियोसिस होती है बेटा तुम्हें लगता है 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, नहीं, एक टेट्राड जैसा स्ट्रक्चर बनता है बेटा, ग्रुप ऑफ 4 सेल जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, और ये टेट्राड आगे जाके 4 पोलन ग्रेन बनाते हैं। तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, 1 माइक्रोस्पोर इज इक्वल टू 4 पोलन ग्रेन, 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। अब पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, स्टार लगा के कॉपी में लिख लेना, कई बार पेपर में क्वेश्चन आएगा ड्रो मेल गैमेटोफाइट, बच्चों को यही नहीं पता चलता मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन का ही दूसरा नेम है। अब यहाँ पे बेटा पोलन ग्रेन के बारे में कह रखा है कि आप किसी फ्लावर को टच करते हो तो येलो कलर का पाउडर आपके हाथ में जो आता है दैट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। और अगर आप पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल में आपने देखा है कि उसको एक ग्लास स्लाइड पे रखो, उसको थोड़ा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दो, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो उसमें से पोलन ट्यूब निकलेगी, और जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जो आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है। देखो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ये भी आप एक बार देख के जाओगे, इसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन कभी आया तो नहीं, बट वैल्यू बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में ये एज इट इज पिक्चर आपके पास आ सकती है। ये जो बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है ये आगे बताऊंगा, दैट इज एक्साइन, दुनिया की सबसे टफेस्ट लेयर है बेटा, ये प्रोटेक्ट करती है पोलन ग्रेन को। कोई भी एंजाइम आज तक ऐसा नहीं जनरेट हुआ जो इसको डिग्रेड कर दे। तो ये जो बाहर आपको कांटेदार लेयर दिख रही है दैट इज एक्साइन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वही जो मैं बता रहा था बेटा लिख रखा है यहाँ पे, पोलन ग्रेन का साइज दे रखा है, जर्शन रीजनिंग में पूछ सकते हैं 25 to 50 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बना होता है और स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक, जो मैं बता रहा था एक्साइन सबसे हार्डेस्ट है, हाई टेम्परेचर को सहन कर लेता है, एसिड को सहन कर लेता है, और यही क्वेश्चन आता है पेपर में, तभी तो पोलन ग्रेन फॉसिल की तरह प्रिजर्व हो जाते हैं। अगर आप पोलन ग्रेन को प्रिजर्व भी नहीं करोगे तब भी वो फॉसिल की तरह प्रिजर्व रहेंगे। एक जगह पे बेटा एक्साइन एब्सेंट होती है जिसको बोलते हैं जर्म पोर, जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है उस एरिया को बोलते हैं जर्म पोर। और जर्म पोर का फायदा क्या होता है, यहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है। बाहर वाली एक्साइन लेयर है तो अंदर वाली लेयर क्या है, इंटाइन लेयर है, ये सॉफ्ट होती है और ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। देखो बेटा एक्साइन और इंटाइन में डिफरेंस आ सकता है, एक्साइन हार्ड है, इंटाइन सॉफ्ट है, स्पोरोपोलेनिन की बनी है और ये सेलुलोज पेक्टिन। नेक्स्ट उसके बाद बेटा यहाँ पे 2 टाइप के सेल बहुत इंपॉर्टेंट है पोलन ग्रेन के अंदर, यहाँ पे लिख रखा है बेटा वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। नाम से पता चल रहा है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेबल्स, बड़ी बड़ी वेजिटेबल्स होती हैं तो याद रखना वेजिटेटिव सेल बड़ा होगा, जेनरेटिव सेल बेचारा छोटा सा होगा। वेजिटेटिव सेल बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर खाना स्टोर है, फूड रिजर्व है, और इसका न्यूक्लियस टेढ़ा मेढ़ा सा होगा। वेजिटेबल टेढ़ी मेढ़ी भी होती हैं तो याद रख लेना। जेनरेटिव सेल छोटा होता है और फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इसके नीचे की भी जो 2-3 लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप रीड कर लेना। नेक्स्ट उसके बाद ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप अच्छे से देखोगे ताकि वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल के बारे में आप जान सको। सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट डायग्राम जिसके अंदर बेटा 2 टाइप के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जेनरेटिव सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव सेल का साइज देखिए बेटा कितना बड़ा है और जेनरेटिव सेल का साइज क्या है, छोटा है। और वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल को
पार्टीशन करने के लिए बीच में एक सेप्टम लेयर भी प्रेजेंट है। तो एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ अ पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट, तो उसमें आपने यही एनलार्ज करके बनाना है। देखो लिख रखा है स्टेजेस ऑफ अ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन। यहाँ पे तो बाहर वाली लेयर जो एक्साइन है वो प्लेन दिखा रखी है, आप इसको थोड़ा सा इरेगुलर दिखाएंगे तो आपका डायग्राम थोड़ा और अच्छे से नजर आएगा। एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं बेटा, वेजिटेटिव सेल वर्सेस जनरेटिव सेल, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया। दोनों में से लार्ज साइज सेल कौन सा आप बताएंगे? अभी मैंने बताया वेजिटेटिव, फूड स्टोर भी वेजिटेटिव एंड गिव राइज टू न्यू जनरेशन जनरेटिव। फिर उसके बाद बेटा पोलन ग्रेन ना कुछ एलर्जी भी करते हैं, कुछ लोगों को ना अस्थमा ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप कॉपी में अभी नोट करेंगे, पार्थीनियम एंड कैरेट ग्रास एक कॉन्टामिनेंट की फॉर्म में इंडिया में आया बेटा। लेने जो गए थे गेहूं इंपोर्ट करने गए थे, तो उसके साथ पार्थीनियम और कैरेट ग्रास आ गया और इन्होंने पोलन एलर्जी करनी स्टार्ट कर दी। लोगों ने देखा यार वीट के साथ काम करते हैं उनको स्नीजिंग हो रही है, आंखों में से पानी निकल रहा है, एलर्जी हो रही है। वीट से एलर्जी तो नहीं है, असल में वो एलर्जी वीट से नहीं थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, पार्थीनियम या कैरेट ग्रास से थी पोलन एलर्जी। नेक्स्ट बेटा जो आपको यहाँ पे पिक्चर नजर आ रही है उसके अंदर यहाँ पे लिख रखा है कि पोलन ग्रेन्स को कई कंट्रीज के अंदर एज अ सप्लीमेंट भी यूज़ किया जाता है बिकॉज पोलन ग्रेन्स आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। अब क्या करते हैं बेटा, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इसको टेबलेट्स और सिरप की फॉर्म में बना के दिया जाता है। एथलीट्स को दिया जाता है स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए, हॉर्सेस को दिया जाता है जिन्होंने रेसेस में दौड़ना होता है। तो ये पिक्चर एज इट इज़ तो नहीं आ सकती, बट एक बार एग्जाम में बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में ही आ रखा था कि आपके पास ये पिक्चर बनी हुई थी और आपको कुछ उसकी यूटिलिटी बतानी थी। तो पोलन की एलर्जी वाला पार्ट और यूटिलिटी वाला दोनों पार्ट आपको करने हैं। फिर यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन बनता है, ये आप जरूर लिखेंगे, द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वाइएबल इज हाईली वेरिएबल टू सम एक्सटेंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कितने टाइम तक पोलन ग्रेन वेरिएबल रहेंगे बेटा, ये डिपेंड करता है। राइस में, वीट में पोलन ग्रेन 30 मिनट के बाद अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं। वायबिलिटी मतलब कितने टाइम तक वो जीवित रहेंगे, जर्मिनेट करने लायक रहेंगे। इन सम स्पीशीज ऑफ रोजिएसी लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी मतलब दालें, सोलनेसी मतलब पोटैटो फैमिली, इनके अंदर बेटा मंथ्स तक होती है वायबिलिटी। कुछ एक के अंदर बेटा वायबिलिटी ज़्यादा होती है, कम होती है। यहाँ पे -196 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन आप लिखेंगे कि क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक है जिसमें हम कम टेम्परेचर में पोलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा आपको मोनो कार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी की डेफिनेशन लिखनी है। देखो कार्पल फीमेल पार्ट होता है, अगर सिंगल फीमेल पार्ट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड अ मोनो कार्पिलरी, अगर बहुत सारे प्रेजेंट है तो मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी में भी दो केस हो सकते हैं, क्या ये मल्टीपल कार्पल आपस में चिपके हुए हैं, अगर जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं सिनकार्पस, अगर फ्री है तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। सिनकार्पस और एपोकार्पस के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सिनकार्पस के टोमेटो एंड मस्टर्ड एंड एपोकार्पस का स्ट्रॉबेरी एंड रोज। एनसीईआरटी के अंदर कुछ और एग्जाम्पल हैं वो भी देखेंगे। फिर नीचे यहाँ पे बेटा ओवेरियन कैविटी के बारे में बता रखा है। इनसाइड द ओवरी देर इज एन ओवेरियन कैविटी जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है, उसको लोक्यूल भी बोलते हैं। मतलब ओवरी के अंदर अगर कोई पूछे ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, सो इट इज प्रेजेंट इन ओवेरियन कैविटी जिसको हम लोक्यूल भी बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में प्लेसेंटा होता है बेटा, वैसे ओवेरियन कैविटी के अंदर भी प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। तो इस पेज में से आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से याद करने हैं। सिनकार्पस एपोकार्पस का डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2017 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था सिनकार्पस एंड एपोकार्पस, एंड 2020 में एक एमसीक्यू पूछा गया था सिनकार्पस और एपोकार्पस से। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिनकार्पस और एपोकार्पस की एनसीईआरटी में एक पिक्चर भी बनी हुई है बेटा जिसके अंदर मिशेलिया एक एग्जाम्पल दे रखा है और एक पेपेवर एग्जाम्पल दे रखा है। आप सामने पिक्चर में देख सकते हो बेटा कि दो जगह आपको कार्पल दिख रहे हैं, एक जगह सारे कार्पल इकट्ठे हुए हैं फ्यूज। मैंने याद कैसे कर रखा, पेपेवर, पेपर से याद कर रखा, पेपर इकट्ठे हो जाते हैं एकदम से। सो पेपेवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड फीमेल पार्ट जिसको हम सिनकार्पस बोलते हैं। और दूसरा एग्जांपल है मिशेलिया, मिशेलिया माइकल जैक्सन सेपरेट है, सेपरेट स्टेप्स कर रहा है डांस के, तो उसको सेपरेट से याद कर रखा है। मिशेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ सेपरेट पिस्टल एंड पेपेवर इज एन एग्जांपल ऑफ कंबाइंड पिस्टल, मतलब सिनकार्पस और एपोकार्पस के एग्जांपल। डी डायग्राम तो बेटा रट लेना अच्छे से, एग्जाम में आने वाला है, इसकी सारी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ऑफ एन ओव्यूल,
क्लियर। उसके बाद बेटा यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स आपको याद रखने हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में बी 1। वो पूछ सकते हैं किसके अंदर ओव्यूल एक ही होता है। बेटा सिंपल सी बात है, मैंगो के अंदर एक ही गिटक होती है, बीज जिसको बोलते हो, तो सिंगल होगा ओव्यूल। पपाया के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, ऑर्चिड के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, मतलब उनके अंदर ओव्यूल भी बहुत ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि आपने 10th में पढ़ा ओव्यूल ही आगे जाके क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। फिर उसके बाद बेटा फ्यूनिकल, हाइलम के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं। डायग्राम बनाएंगे गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेटोफाइट का जो ओव्यूल का डायग्राम था। उसके बाद हर एक पार्ट का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। 2 एंड्स होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, चलेजल एंड। क्लियर। न्यूसेलस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। न्यूसेलस क्या करता है बेटा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। न्यूसेलस हैव अ फूड रिजर्व मटेरियल, और ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को। तो जो बीच में आप एक गोला बनाओगे बेटा वो एम्ब्रियो सैक होगा। उसके साइड में जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो इंटीगुमेंट्स होंगे। इंटीगुमेंट्स का काम होता है प्रोटेक्शन, न्यूसेलस का काम होता है नरिशमेंट। 2 एंड होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड और दूसरा एंड होता है हमारे पास चलेजल एंड, उसके बारे में पढ़ना है। फिर एक हाइलम स्ट्रक्चर होता है बेटा, द बॉडी ऑफ अ व्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कोल्ड एज हाइलम। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर। उसके बाद बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे भी मेन से लाइनें लिख रखी हैं। एनक्लोज विद इन द इंटीगुमेंट इन द मास ऑफ सेल कोल्ड एज न्यूसेलस। न्यूसेलस के फंक्शन आप लिख लोगे। क्लियर। न्यूसेलस के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगास्पोरोजेनेसिस, कई बार पेपर में आया है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने का प्रोसेस, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो बेटा, एक सेल में डिवीजन होगी माइटोटिक, वो 2 बनेंगे, देखो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं। 2 में फिर माइटोटिक हुई, 4 हो गए दोनों एंड्स पे, 4 से 8 हो गए, 4 दोनों एंड पे। और उसके बाद क्या होगा, दोनों 4 सेल्स में से एक एक सेंटर में आएगा और बना लेगा पोलर न्यूक्लियाई। जो ऊपर वाले 3 होंगे बेटा उसको एंटीपोडल्स बोलेंगे, नीचे वाले जो 3 होंगे उनको हम सिनर्जिड बोल रहे हैं, 2 को सिनर्जिड बोलेंगे और एक हमारे पास होगा एग। क्लियर। और जहां पे सिनर्जिड है याद रखना, वहां पे एक एपरेटस प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस का मेन काम होता है, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करेगा ताकि पोलन ट्यूब अच्छे से पेनिट्रेट कर सके और फर्टिलाइजेशन इजिली हो सके। तो ये सारी स्टेजेस बेटा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन बनता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। देखो एम्ब्रियो सैक का अगर डायग्राम आएगा तो आपने सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, बट अगर ओव्यूल का डायग्राम आएगा तो ओव्यूल का प्रॉपर डायग्राम आप बनाओगे, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था। इसके अंदर सारी लेबलिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ABCD करके लेबलिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटीपोडल चलेजल की साइड बनाओगे बेटा, कई बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एयर कंडीशनर से याद कर सकते हो, AC दोनों पास पास है, एंटीपोडल के पास है चलेजल एंड, और आपके पास जो सिनर्जिड वाला पोर्शन है, एग वाला पोर्शन है, वहां पे माइक्रोपाइलर एंड होगा। तो डायग्राम बाय हार्ट कर लोगे विद फंक्शन। देन उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन लिख रखा है, द MMC अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ MMC अंडरगोज मियोसिस। बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा है 2n, क्या हम मेगास्पोर मदर सेल कैसा है 2n, क्या हम मेगास्पोर को 2n ही रहने दे सकते हैं? नहीं, उसको तो n करना है ताकि क्रोमोजोम हाफ हो सके। तो मियोसिस क्या करेगी, क्रोमोजोम नंबर हाफ करेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, व्हाई द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज मोनोस्पोरिक। समझेंगे बेटा, मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बने थे, बट एक ही फंक्शनल रहा, 3 डीजनरेट हो गए। 1 से 4 बने, 4 में से 1 फंक्शनल रहा, बाकी 3 डीजनरेट हो गए। इस वजह से हम इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक मतलब सिंगल विल बी फंक्शनल, रेस्ट 3 विल डीजनरेट, जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ऐसा नहीं था। ये बहुत मेजर डिफरेंस बनता है बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस का और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। क्लियर। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था उसकी थ्योरी यहाँ पे लिख रखी है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, सबसे पहले माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस बने, दोनों अपोजिट पोल पे गए। उसके बाद बेटा 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, और जब वो 8 बने तो 8 में से एक एक आ गया सेंटर में। सेंटर में आने के बाद बेटा सेंटर में बन गया आपके पास पोलर न्यूक्लियाई। जो दोनों एंड वाले थे उनको हमने नेम दे दिए सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल। तो ये पूरा का पूरा बेटा सेगमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसको आप पेन डाउन करोगे विद डायग्राम, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आपको इसमें से मिल सकता है।
क्लियर। लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे, क्या लिख रखा है, लार्ज सेंट्रल सेल, जो बीच वाला एरिया होता है बेटा दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रल सेल। तो जिसके अंदर ये सारा का सारा प्रोसीजर हो रहा है बेटा उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। अगर हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे देखें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, 3 cells are grouped together at the micropylar end constitute egg apparatus। ये पेपर में पूछते हैं एग apparatus किस किस से मिलके बनता है बेटा, 2 synergid 1 egg cell। लिख लो कॉपी में, जो एग apparatus है वो कॉम्बिनेशन है 2 synergid और 1 एग सेल का, ये दोनों आपस में मिलके एग apparatus बनाते हैं। फिर फिलीफॉर्म apparatus पे क्वेश्चन आता है बेटा, लिख रखा है विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द synergid। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus, ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को ताकि वो सिनर्जिड के अंदर पेनिट्रेट कर सके। क्लियर। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। जो आप एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा उसके अंदर सेल कितने हैं 7, न्यूक्लियस कितने हैं 8। उसका रीजन क्या है, जो बीच वाले पोलर न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज कर चुके हैं, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। अब यहाँ पे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन के बारे में बात दे रखी है, चेस्मोगैमस क्लिस्ट्रोगैमस। फटाफट समझते हैं। अगर कोई फ्लावर वेल एक्सपोज है, खुला हुआ है, दैट इज कॉल्ड चेस्मोगैमस। कई फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते, बंद ही रहते हैं, उसको बोलते हैं क्लिस्ट्रोगैमस। चेस्मोगैमस और क्लिस्ट्रोगैमस दोनों के ही एग्जाम्पल हैं ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, वियोला। क्लियर। इनके अंदर बेटा कुछ फ्लावर आपको चेस्मोगैमस मिलेंगे, कुछ मिलेंगे क्लिस्ट्रोगैमस। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्लिस्ट्रोगैमस अगर बंद ही रहेंगे तो उनके अंदर तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी पॉलिनेशन की, मतलब उनके अंदर तो पोलन ग्रेन बाहर कहाँ ही जाएंगे, अंदर ही फर्टिलाइजेशन करेंगे। अगर अंदर ही फर्टिलाइजेशन श्योर शॉट होगी तो हम एक लाइन यूज करते हैं, देखो लास्ट पैराग्राफ लिख रखा है, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर हैव एश्योर्ड सीड सेट। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर का तो एश्योर्ड सीड सेट है। व्हाई? बिकॉज दीज फ्लावर नेवर ओपन एट ऑल। अगर ये फ्लावर कभी ओपन ही नहीं हो रहे तो इनके अंदर तो एश्योर्ड सीड सेट होगा ही होगा बेटा। इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो सेल्फ पॉलिनेशन का लगेगा, ऑटोगैमी का। पोलन ग्रेन अगर मेल से निकलेंगे तो बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि पेटल्स ने क्लोज कर रखा है, तो वो किस पे गिरेंगे, स्टिग्मा पे, और फर्टिलाइजेशन होगी। दैट्स व्हाई वी कैन से द क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। पिछले 4 सालों में बेटा 2 बार ये क्वेश्चन आ रखा है, तो ये आप अच्छे से लिख लेना। तो क्लिस्ट्रोगैमस का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, न्यू वैरायटीज जनरेट नहीं होती। गिटिनोगैमी पे असर्शन रीजनिंग आ रखा है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। गिटिनोगैमी का मतलब क्या होता है, देखो एक ऑटोगैमी होती है, एक गिटिनोगैमी, जीनोगैमी। फटाफट समझते हैं। ऑटोगैमी का मतलब होता है विद इन अ फ्लावर। गिटिनोगैमी का मतलब होता है बिटवीन 2 फ्लावर्स बट प्लांट इज सेम। मान लो एक प्लांट के ऊपर एक फ्लावर, एक नीचे। जीनोगैमी होता है बेटा 2 डिफरेंट जगह पे प्लांट्स लगे हुए, उनके बीच में पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज जीनोगैमी। क्लियर। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लिखेंगे, इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट्स बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। यहां पे सेकंड लास्ट लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे। गिटेनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होता है। कई बार एक ही प्लांट के भी 2 हिस्सों में फ्लावर लगे हैं तो बर्ड्स या इंसेक्ट चाहिए, बट ये बिल्कुल सिमिलर है ऑटोगैमी के। और जीनोगैमी तो तुम्हें पता ही है बेटा, जीनोगैमी में तो भाई हमें पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। एक प्लांट लगा हुआ है यहाँ, दूसरा लगा हुआ 2 किलोमीटर दूर, तो पोलन ग्रेन या तो उड़ के जाएंगे, विंड होगी पॉलिनेटिंग एजेंट, वाटर के साथ जाएंगे, ये भी पॉलिनेटिंग एजेंट हो गया। क्लियर। ये एबायोटिक एजेंट हो गए। बायोटिक एजेंट कौन से हो गए, जैसे इंसेक्ट है, बर्ड्स हैं, बैट हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के। क्लियर। ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। अगर बाय चांस होगी पॉलिनेशन, नहीं हुई नहीं, तो कंपनसेट करने के लिए कि भाई चांसेस बहुत कम है तो पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। अब तुम सोचो पोलन ग्रेन एक ही बना और एक ही उड़ता हुआ जाए और पॉलिनेट कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखोगे जिन भी प्लांट्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होती है उनके अंदर पोलन ग्रेन्स का नंबर ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, समझो क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन वेस्ट बहुत होंगे एबायोटिक एजेंट से, इस वजह से पोलन ग्रेन का नंबर ज्यादा होता है। देखो विंड पॉलिनेटेड प्लांट दिखा रखा है, कैसे इसका फेदरी सा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। क्लियर। वेल एक्सपोज स्टेमन है और यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेंगे और पोलन ग्रेन निकल के ये हवा में उड़ते हुए जाएंगे और उड़ने के बाद ये किस पे गिरेंगे, स्टिग्मा पे गिरेंगे और उसको फर्टिलाइज करेंगे। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, पॉलिनेशन के ऊपर वो बहुत पूछा जाता है कि क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे अगर पॉलिनेशन विंड से हो रही है तो।
पॉलिनेशन बाय विंड इज मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन अगर कोई पूछे तो विंड पॉलिनेशन है। पोलन ग्रेन लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि वो हवा में उड़ सकें। अब कहीं कहेंगे सर स्टिकी होने चाहिए तभी जाके चिपकेंगे स्टिग्मा पे, नहीं, स्टिग्मा ऑलरेडी स्टिकी है बेटा, पोलन ग्रेन को स्टिकी होने की जरूरत नहीं। अगर पोलन ग्रेन स्टिकी होंगे तो किसी बिल्डिंग से जाके चिपक जाएंगे, कहीं हवा में जाके चिपक जाएंगे। पोलन ग्रेन तो नॉन स्टिकी होने जरूरी है। इस पैराग्राफ में और बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे बेटा, इस पैराग्राफ को पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें से नोट कर लेंगे। क्लियर? जैसे यहां पे लिख रखा है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर सिंगल ओव्यूल है एक ओवरी में एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, तो वो किस में होता है? और एक कॉर्न कोब वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, द टेसल्स रिप्रेजेंट द फीमेल पार्ट। क्लियर? ये देखो मैंने यहां पे सर्कल भी कर रखा। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैंने सर्कल कर रखे हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। ये जो मैंने लास्ट लाइन लिखी है, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो क्या क्या क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बन सकते हैं? विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्लियर? स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? अगर सिंगल ओव्यूल है तो विंड पॉलिनेशन होती है, फ्लावर्स पैक इनटू इन्फ्लोरेसेंस है तो भी विंड पॉलिनेशन होती है। एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज टेसल्स ऑफ कॉर्न कोब रिप्रेजेंट? टेसल्स रिप्रेजेंट स्टिग्मा एंड स्टाइल। लिख लो बेटा कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड लास्ट में, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। ग्रासेस का मतलब क्या है? वीट, राइस। ग्रासेस का मतलब घास है, बट वीट और राइस सबसे कॉमन एग्जांपल हैं विंड पॉलिनेशन के। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बेटा एग्जाम में आपको विंड पॉलिनेशन के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं बेटा, एनसीईआरटी में। वहाँ पे आपके पास बेटा वाटर पॉलिनेशन के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो वैली सिनेरिया का पॉलिनेशन पूछ सकते हैं बेटा, टिपिकली वाटर पॉलिनेशन होगा, हाइड्रोफिली। इसका डायग्राम मैंने बनवा रखा बेटा, आपको इसका डायग्राम देखना है कि मेल फ्लावर्स फ्लोट करते हुए जाते हैं, मेल इन्फ्लोरोसेंस होती है, फीमेल जो लॉन्ग कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है वो पानी की सरफेस पे आती है ताकि वो मेल फ्लावर्स के साथ कॉपुलेशन कर सके। कॉपुलेशन तो सही टर्म नहीं होगी, पॉलिनेशन हो सके। यहां पे बेटा एक और एग्जांपल दे रखा है, वाटर हियासिंथ वाटर लिली। वाटर हियासिंथ वाटर लिली देख के कंफ्यूज नहीं होना, नाम में वाटर है बट ये पॉलिनेशन करते हैं इंसेक्ट और विंड से। जो मैंने वैली सिनेरिया की बात बताई थी वो यहाँ पे लिख रखी है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। सी ग्रासेस के बारे में दे रखा है कि फ्लावर रिमेन सबमर्ज। इसके करेक्टर्स बेटा म्यूसिलेजनस कोटिंग जरूर होगी। अगर आपके पास पानी से पॉलिनेशन हो रही है तो वो पोलन ग्रेन्स के ऊपर म्यूसिलेजनस कोटिंग होनी जरूरी है, तभी जाके वो पानी से बच पाएंगे, नहीं तो गल जाएंगे। क्लियर? और फ्लावर्स को बेटा विंड और वाटर से अगर पॉलिनेशन हो रही है ना तो जरूरत ही नहीं है फ्लावर्स को कलर्ड होने की। फ्लावर कलर किस केस में चाहिए? जहां बायोटिक एजेंट है, किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है उस केस में। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे अमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलर बीज आर द डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है कि बहुत सारे एनिमल्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सबसे डोमिनेटिंग कौन सी है? सबसे ज्यादा होती हैं बीज, जो मक्खियां होती हैं बेटा वो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, पढ़ सकते हो, रोडेंट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको भी आप एक बार पेन डाउन करेंगे तो आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा बेटा, व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस मेक देम कॉन्स्पिशियस, एनिमल आर अट्रैक्टेड बाय द कलर और द फ्रेग्रेंस। जो मैं बोल रहा था बेटा, कुछ एनिमल कलर से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ उसके फ्रेग्रेंस से, और खास करके बेटा कुछ हमारे पास फ्लाइज और बीटल्स होते हैं, जो मक्खियां होती हैं, ये मच्छर होते हैं, वो बेकार स्मेल से, फाउल ओडर से भी अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? यहां पे बेटा एक टर्म आती है पोलन रिवॉर्ड। देखो अगर कोई पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है तो प्लांट उसको नेक्टर दे रहा है, फ्लावर उसको नेक्टर दे रहा है, खाने पीने का सामान दे रहा है, ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं। क्लियर? फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर द रिवॉर्ड्स गिवन टू द पॉलिनेटिंग एजेंट बाय द फ्लावर ताकि वो पॉलिनेशन कर सके। बट कुछ हमारे पास पोलन रॉबर्स भी होते हैं जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर नहीं कर रहे, पॉलिनेशन में हेल्प नहीं कर रहे, पर नेक्टर सारा का सारा खा रहे हैं। क्लियर? यहां पे बेटा एक एग्जांपल अमोरोमोफेलस की लाइन आप कॉपी में लिख लेंगे, टॉलेस्ट फ्लावर है। क्लियर? इन सम स्पीशीज फ्लावर रिवॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। वो कह रहा है जरूरी नहीं है जो पॉलिनेटिंग रिवॉर्ड्स हैं वो नेक्टर ही हो या खाने पीने का सामान हो। कई बार फ्लावर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, किसी इंसेक्ट ने अगर एग ले करने हैं तो एग ले करने की जगह भी दे सकता है। यहां पे एक एग्जांपल है बेटा, मोथ एंड युक्का प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। मोथ जो है वो अपने एग कहां ले करेगा? युक्का प्लांट के ओवेरियन लोक्यूल में। अब ओवेरियन लोक्यूल उस बच्चे को समझ में आएगी जिसने पीछे अभी 5 मिनट पहले वीडियो को अच्छे से समझा था। क्या लिख रहा है? द मोथ डिपोजिट इट्स एग्स इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न्स गेट पॉलिनेटिंग बाय द मोथ। देखो दोनों में सिम्बायोसिस हो गया, दोनों में साझेदारी होगी। वो कह रहा है एग ले कर ले, बदले में मेरी पॉलिनेशन में हेल्प कर दियो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ एग्जांपल दे रखे बेटा,
कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, ये जस्ट एक बार आप पढ़ लेना। और लास्ट में बेटा यहाँ पे पोलन रोबर्स की बात हो रखी है, नेक्टर रोबर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी बता रहा था। कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं बेटा जो पोलिनेशन में तो कतई हेल्प नहीं करेंगे, बट प्लांट्स के पास आएंगे, फ्लावर के पास आएंगे, उनका सारा नेक्टर कंज्यूम कर जाएंगे। दीज आर कॉल्ड रोबर, चोर बोलते हैं इनको। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है बेटा, अगर एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो भी जरूरी नहीं है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ही करे, वो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। सो डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी outbreeding devices are those devices which encourage cross pollination even the flower is bisexual, bisexual होने के बावजूद भी क्रॉस पॉलिनेशन करे। ऊपर वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ पॉलिनेशन का नुकसान क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। नोट करो अभी कॉपी में बेटा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करने से नई वैरायटीज आती नहीं है, उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इसके ना बेटा पॉइंट्स यहाँ पैराग्राफ पढ़ लेना, बट मेरे को जो मैंने अलग से पॉइंट्स लिखवाए हैं वहां से आप देखोगे क्या क्या फैक्टर्स हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेज में। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो आउटब्रीडिंग डिवाइस होगा। क्लियर, अगर फ्लावर के अंदर बेटा दोनों की मैच्योरिटी टाइम अलग अलग है तो आउटब्रीडिंग डिवाइस में माना जाएगा। दोनों की हाइट अलग अलग है तो आउटब्रीडिंग डिवाइस हिट्रोस्टाइली बोलते हैं, पहले वाला डिचोगैमी, तो ये आप पढ़ लोगे। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब क्या है, जब पोलन ग्रेन गिरता है स्टिग्मा पे तो हर कोई पोलन ग्रेन स्टिग्मा को जर्मिनेट स्टिग्मा पे नहीं करेगा और पोलन ट्यूब नहीं निकलेगी। इसी इंटरेक्शन को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। मतलब जो स्टिग्मा है वो इंश्योर करता है कि गलत टाइप का पोलन ग्रेन अंदर एंटर ना हो। तो इसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं बेटा जो स्पीशीज कंपेटिबल पोलन ग्रेन को ही अंदर आने देते हैं। मतलब अगर गुलाब का फ्लावर है तो वो गुलाब के पोलन ग्रेन को यस करेगा और बाकी पोलन ग्रेन्स को बिग नो करेगा। उनको कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, और वहीं पे पड़े पड़े पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, ड्राई अप हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्यों जरूरी है बेटा, ताकि इलिजिटिमेट आप बोल सकते हो पॉलिनेशन ना हो। ऐसे तो क्या होगा, कोई भी पोलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा को फर्टिलाइज करके नई नई वैरायटीज बनती जाएंगी। ब्रिंजल और वाटरमेलन का पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद एक नई हाइब्रिड बन गई, ना वो वेजिटेबल है ना वो फ्रूट है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बेटा स्टिग्मा इज वेरी वेरी सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम तो बेटा 10th क्लास में भी आपको करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के हिसाब से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब। यहां पे बेटा आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 चीजें दिख रही हैं, उनकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। ऊपर पोलन ग्रेन दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एक पोलन ग्रेन बेचारे तो अपनी पोलन ट्यूब भी नहीं निकाल पाए, क्यों, बिकॉज दे आर नॉन कंपेटिबल पोलन ग्रेन। स्टिग्मा ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जिनको स्टिग्मा ने एक्सेप्ट किया उन्होंने अपनी पोलन ट्यूब पेनिट्रेट की, पोलन ट्यूब नीचे जाके सिनर्जिड में एंटर कर रही है। आपको पता है गाइड करने के लिए फिलीफॉर्म एपरेटस थे, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फैसिलिटेट होगा। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे फर्टिलाइजेशन की, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये डेफिनेशन बेटा हर एक में चलेगी। फ्लावर के केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में, किसी के भी केस में आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों डायग्राम बेटा दे रखे हैं। यहाँ पे डायग्राम डबल फर्टिलाइजेशन को थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। जस्ट आप एक बार रीड कर लोगे, इस डायग्राम को एक बार देख लोगे, एग्जाम में अगर इससे बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मैं बता रहा था फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है बेटा जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बना, 2n जाइगोट बना, देखो n और n मिलकर 2n बनते हैं, बट ये जो 2n जाइगोट बना इसको नरिशमेंट के लिए चाहिए होता है एंडोस्पर्म। क्लियर। अब जो मैं आपको बता रहा था बेटा, यहाँ पे राइट टाइप, रोंग टाइप के बारे में बात कर रखी है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द पिस्टल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। द एबिलिटी ऑफ अ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। देन उसके बाद ये सारा लिख रखा है, द डायलॉग इज मेडिएटेड बाय द केमिकल कॉम्पोनेंट। बेटा थोड़ा ड्रामेटाइज कर रखा है कि स्टिग्मा के पास कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे वो इंश्योर करते हैं कि भाई पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने देना या नहीं। क्लियर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, येलो में मैंने मार्क कर रखा है, पोलन ग्रेन शेड एट 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे भी शेड कर सकते हैं, पीछे भी आई एक पैराग्राफ में 3 सेल स्टेज में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 2 सेल स्टेज मतलब वेजिटेटिव और जेनरेटिव। कई बार स्टिग्मा पे गिरने से पहले 3 सेल स्टेज बन जाता है। वेजिटेटिव सेल तो वैसे ही रहता है, बट जेनरेटिव सेल 2 में स्प्लिट हो जाते हैं मेल गैमेट में। तो हाँ, ऐसा 70% और 30% वाला क्वेश्चन आप देखोगे इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज, बट वेयर एज सम हैव 3 सेल स्टेज। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के नीचे डेफिनेशन है, वो इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेंगे।
क्लियर। अब यहाँ पे पी, चिकपी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा। पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम द फ्लावर, वो कह रहा है आर्टिफिशियली भी अगर आपने पोलन जर्मिनेशन समझनी है तो आप इसको कुछ फ्लावर्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, उससे आप समझ सकते हो। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बेटा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एक फार्मर चाह रहा है कि वो आर्टिफिशियली किसी के पोलन ग्रेन लेके किसी प्लांट से फर्टिलाइज करवाए तो वो कुछ टेक्निक यूज करेगा, जिसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने बेटा। बैगिंग, टैगिंग, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लिख लेंगे, दैट इज रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। बैगिंग मतलब उसको बैग से कवर कर देना ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन उसको डिस्टर्ब ना करे। इमैस्कुलेशन की डेफिनेशन, द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। और क्यों करते हैं इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन करते हैं ताकि सेल्फ पोलिनेशन ना हो। बैगिंग बैग से कवर करना, बटर पेपर बैग या जूट बैग से, ताकि क्रॉस पोलिनेशन ना हो। और टैगिंग मतलब टैग लगाना। डबल फर्टिलाइजेशन की बेटा डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगैमे प्लस ट्रिपल फ्यूजन। अब सिंगैमे क्या है? देखो, 2 मेल गैमेट जो हैं, एक मेल गैमेट जाके फ्यूज होता है बेटा आपकी पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ट्रिपल फ्यूजन। 2 पोलर न्यूक्लियाई, ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करता है, सिंगैमे, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आपको याद रखना बेटा, जो ये एंडोस्पर्म बनता है, ये एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और अगर कोई पूछे जायगोट पहले बना, जायगोट की डिवीजन पहले हुई या एंडोस्पर्म बना? पहले जायगोट बना। जायगोट बनने के बाद डिवाइड तब तक नहीं करेगा जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, क्योंकि एंडोस्पर्म उसको खाना देता है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि एंडोस्पर्म जब तक खाना नहीं देगा तब तक जायगोट की डिवीजन नहीं होने वाली। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस दे रखा है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कर लेंगे। क्लियर। यहाँ पे बेटा अगले अगर हम स्लाइड की बात करें तो उसके अंदर क्या दे रखा है? एंडोस्पर्म्स के टाइप दे रखे हैं। 2 टाइप के एंडोस्पर्म्स होते हैं बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगर सेल ही सेल है एंडोस्पर्म में तो वो सेलुलर होगा, अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर होगा। क्लियर। न्यूक्लियस के ऊपर अगर साइटोप्लाज्म आ गया तो वो सेलुलर में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, व्हाइट कर्नल जो होता है, गरी जो आप खाते हो व्हाइट कलर की, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। और अगर हम वाटर की बात करें, टेंडर कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 2 टाइप के सीड्स की नीचे बात हो रही है बेटा, कैस्टर और कोकोनट, और नीचे बात हो रही है ग्राउंडनट की, पी की, बीन्स की। देखो 2 टाइप के आपके पास सीड होते हैं, जिनके अंदर एंडोस्पर्म बचा रह जाए वो एंडोस्पर्मिक सीड, जिनके अंदर एंडोस्पर्म खर्च हो जाए दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्सा एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। क्लियर। तो आपके पास एग्जांपल आ सकता है कि बताओ ये सीड एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद बेटा ये दोनों डायग्राम अच्छे से पेन डाउन बाय हार्ट इसको बना के देख लेना। एक डायग्राम बनाने को आ सकता है, इसकी डिफरेंट लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। कोटिलिडन का काम होता है फूड स्टोर करने का, ठीक है। उस बेचारे के पास एक ही कोटिलिडन है, किसके पास? मोनोकोट के पास, उसको स्कुटलम बोलते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद रूट कैप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, रेडिकल फ्यूचर रूट है, प्लूमिल फ्यूचर शूट है। ये सारे के सारे पार्ट्स बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एम्ब्रियो के पता होने चाहिए। क्लियर। इसके बाद बेटा यहाँ पे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, इन सारी बातों के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे, मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि बेटा एंडोस्पर्म बनने के बाद ही जाइगोट की इतनी औकात है कि वो डिवाइड कर सके, क्योंकि जाइगोट को डिवाइड करने के लिए चाहिए एनर्जी और खाना, और वो एनर्जी और खाना कहाँ से मिलने वाला है? एंडोस्पर्म से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद बेटा यहाँ पे अलग अलग एम्ब्रियो के टाइप दे रखे हैं, जो आप डायग्राम बनाओगे, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर। तो वो आपने अच्छे से देखना है। क्लियर। अब यहाँ पे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस का मतलब क्या है? यहां पे एम्ब्रियोनल एक्सिस का मतलब एक पर्टिकुलर लाइन होती है बेटा, उस एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है दैट इज एपिकोटाइल। क्लियर। और उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है दैट इज हाइपोकोटाइल। रूट कैप का फंक्शन और स्कुटलम में आपको बता ही चुका हूं। क्लियर। अब यहाँ पे कोलियोपटाइल, कोलियोराइजा क्या है? कोलियोराइजा जो होता है बेटा वो रूट्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, कोलियोपटाइल जो है शूट की। देखो ये फास्ट मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, वीडियो बहुत लंबी नहीं कर सकते, प्रिसाइज क्रिस्प आपको एक ओवरव्यू देगी कंप्लीट चैप्टर की। तो जो भी मैंने बेटा हाईलाइटेड टेक्स्ट है आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद वो कह रहा है सीड जर्मिनेट कैसे करता है, आप रात को भिगो के रखोगे पानी में तो अगले दिन आपको सीड जर्मिनेट हुआ हुआ दिखेगा। जर्मिनेशन में याद रखना है कोलियोपटाइल, कोलियोराइजा, प्लूम्यूल, रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शूट और रूट को इमर्ज आउट करवाने में। अब जो मैं सीड की बात कर रहा था बेटा, अगर सीड में एंडोस्पर्म बचा है तो उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। अगर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा खर्च हो चुका तो उसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। इसके बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नॉन एल्ब्यूमिनस में पी और ग्राउंडनट एग्जांपल दे रखा है, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। एल्ब्यूमिनस के बहुत सारे एग्जांपल हैं,
ठीक है, तो वो भी दे रखे हैं, वीट है, मेज है, बार्ले है, कैस्टर है, तो ये भी आप एग्जाम्पल अच्छे से याद रखेंगे। अब लास्ट लाइन देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कई बार न्यूसेलस बचा रह जाता है, अभी तो एंडोस्पर्म ही कह रहे थे, बट कई बार न्यूसेलस भी बचा रह जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन रेजिडुअल न्यूसेलस इज प्रेजेंट, जब न्यूसेलस बचा रह जाए तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर, बीट और कॉफी। ये 3 एग्जाम्पल है, कॉफी शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आप ये 3 एग्जाम्पल कॉपी में अभी लिखेंगे, ब्लैक पेपर, बीट एंड कॉफी, जिसमें आपके पास बचा हुआ रह जाता है न्यूसेलस, उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे सीड कोट क्या है बेटा, इंटीग्यूमेंट, देखो 2 इंटीग्यूमेंट है, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद आउटर इंटीग्यूमेंट बना लेती है आउटर सीड कोट, जिसको बोलते हैं टेस्टा। इनर इंटीग्यूमेंट बना लेते हैं इनर सीड कोट, जिसको बोलते हैं टेगमन। तो टेस्टा और टेगमन कहाँ से आ रहे हैं, इंटीग्यूमेंट से आ रहे हैं। क्लियर। जो माइक्रोपाइल था उसका क्या हुआ बेटा, माइक्रोपाइल ना एम्ब्रियो सैक जब आप बना रहे हो वहां डायग्राम में बनेगा, वो कह रहा है कि एक छोटा सा होल होता है सीड कोट में, ताकि एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर हो सके जर्मिनेशन के दौरान। पेन डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब वो कह रहा है सीड में वाटर कंटेंट कम करना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर खराब ना हो सीड। सीड ड्राई हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और डोरमेंसी का मतलब होता है द इनएक्टिव पीरियड ऑफ द सीड। क्लियर। फिर उसके बाद फ्रूट कैसे बनता है बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस तुम्हें पता है, ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, सेपल एंड पेटल शेड ऑफ, आउटर इंटीग्यूमेंट टेस्टा, इनर इंटीग्यूमेंट टेगमन, ये सारी आप बात याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो बेटा ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल बनती है, फ्रूट की वॉल को बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। क्लियर। यहाँ पे बेटा कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। किसी में एक सीड होता है, मैंगो में, वाटरमेलन में बहुत सारे सीड होते हैं, तो ये ओव्यूल पे डिपेंड करते हैं। अब ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेन डाउन आप करोगे इस पैराग्राफ में से, बहुत अच्छे से आप करोगे। इसके बाद एक डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम को देख लेना, एक बार एग्जाम में आ रखा, बट एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोनोकोट सीड का। ये ड्रॉ करना आता है, बाकी ड्रॉ करने तो आपके पास नहीं आएंगे, बट देखने के लिए आपको आ सकते हैं कि आपके पास डायग्राम दे रखा है, आपको बताना होगा ये डायग्राम क्या डिपिक्ट कर रहा है। मैं दोबारा बोलूंगा, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट ओवरी से कोई फ्रूट आ रहा है, ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी के अलावा अदर फ्लोरल पार्ट से आ रहा है तो फॉल्स फ्रूट, जैसे जैक फ्रूट है। क्लियर। टोमेटो एक ट्रू फ्रूट है, जबकि आपके पास एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, कैश्यू एक फॉल्स फ्रूट है। डन। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है बेटा, ये तीसरी कैटेगरी है। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट तो इंपॉर्टेंट थे ही। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं बेटा जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। द फ्रूट्स फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना इज द एग्जाम्पल। क्लियर। और कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं बेटा जो सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए जरूरी होते हैं। डन। उसके बाद बेटा यहाँ लास्ट पैराग्राफ दे रखा है, ये पढ़ लेना एक बार। सीड्स हैव अ बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजी फॉर डिस्पर्जल टू द न्यू हैबिटेट। वो कह रहा है कि कैसे सीड स्प्रेड होता है। मान लो किसी जानवर ने कोई फ्रूट खाया, किसी एनिमल ने फ्रूट खाया, उसके वेस्ट मटेरियल में सीड निकलेंगे और वो सीड सॉइल में जाके एक नया प्लांट डेवलप कर देंगे। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे लिख रखा है कि सीड कोट इतना हार्ड क्यों होता है, ताकि अंदर एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिले। बेटा कोई भी सीड है उसके अंदर एक एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो आगे जाके एक नया प्लांट है, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए सीड कोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। सीड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। वो कह रहा है सीड डिहाइड्रेट करने का क्या फायदा है। अगर सीड में बेटा हल्का सा भी मॉइस्चर होगा तो आप उसको नेक्स्ट सीजन के लिए स्टोर नहीं कर पाओगे, वो खराब हो जाएगा। कई बार घर में आपने देखा होगा चावल और जो गेहूं होता है उसको सुखा के रखते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर ना रहे। अब यहाँ पे बेटा जो मैंने हाईलाइट कर रखा है एरिया, उसके अंदर बेटा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूपिनस आर्टिकस का एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। फिनिक्स जक्टाइलीफेरा का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। डोरमेंसी के बेसिस पे दे रखा है। 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी दे रखी है ल्यूपिनस आर्टिकस की, और 2,000 ईयर दे रखी है फिनिक्स जक्टाइलीफेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इन दोनों के बारे में एजर्शन रीजनिंग भी बन सकता है। क्लियर। ऊपर अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो वो ये कह रखा है कि कितने वायबिलिटी होती है, कुछ मंथ्स होते हैं, कुछ ईयर, इनके तो 1000 में है, तो वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, इसके बेसिस पे ना न्यूमेरिकल आते हैं कि अगर मान लो मेरे पास कितनी डिवीजन चाहिए होंगी पोलन ग्रेन बनाने के लिए, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो उससे कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो एक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करके जाने। क्लियर। लास्ट में बेटा फाइकस के बारे में दे रखा है, आप ये पैराग्राफ जस्ट रीड कर लोगे। इसमें से आते हैं बेसिकली न्यूमेरिकल है, आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है। 1 मेगास्पोर मदर सेल इज इक्वल टू 1 मेगास्पोर और 1 ओव्यूल, वेयर एज 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल इज इक्वल टू 4
पोलन ग्रेन और 4 माइक्रोस्पोर, ये फर्क होता है दोनों में। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला होता है n+n/4, वो आपको पता ही है। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या बेटा, पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे एपोमिक्सिस, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन आपको पता है क्या था, पार्थिनोकार्पी। यहाँ पे सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस क्या है, काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। ज्यादातर ये किस में देखा जाता है बेटा, सिट्रस में, मैंगोज में। सिट्रस मतलब ऑरेंज, लेमन में और मैंगो में। अब होता क्या बेटा, एपोमिक्सिस के अंदर सीड बन रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, और सीड एक तो बनेगा नहीं, बहुत सारे सीड बनेंगे, तो एपोमिक्सिस विल गिव राइज टू पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस में क्या होता है, हर पार्टी सीड बनाने लग जाए तो उससे पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुत सारे एम्ब्रियोज बनते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लियर। वो कह रहा है आप ऑरेंज को स्क्वीज करोगे, आपको बहुत सारे सीड्स उसके अंदर मिलेंगे, तो ये पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जांपल है, क्योंकि सीड भी तो एम्ब्रियो से ही बने। तो पॉलीएम्ब्रियोनी और ये आपस में इंटर रिलेटेड है। लास्ट पैराग्राफ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लोगे। हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री का एक फायदा क्या होता है, एपोमिक्टिक सीड में कैरेक्टर सेम ही रहते हैं, हर जनरेशन में चेंज नहीं होते, क्योंकि वो एसेक्सुअल मेथड से बन रहे हैं। तो इस वजह से आप किसान को कन्विंस कर सकते हो कि आप एपोमिक्टिक सीड यूज करें, ताकि ज़्यादा फायदा हो सके, बार बार नए सीड्स खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो बेटा ये काफ़ी फास्ट मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर कोई भी पार्ट इसमें रह गया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप इसको अच्छे से पेन डाउन करेंगे। ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख लिया, आपने इसके नोट्स जो बनाए आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे, तो 1 आवर के अंदर आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बाय हार्ट, बाय टिप्स पे हो जाएगा। लास्ट पैराग्राफ आप अच्छे से इसका पढ़ लेंगे। कोई भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे बेटा। गुड लक बायो के एग्जाम के लिए। क्लियर। आपको बेटा एग्जाम्पल इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करने। ऑल द बेस्ट फॉर फाइनल एग्जाम। गुड लक।